नमस्कार। क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम देखने वाले हैं अक्षांश और देशांतरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी पिछले परीक्षाओं में आ चुके हैं। विभिन्न आयोगों के द्वारा आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं में लिए गए क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं। तो एक स्थान की, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक स्थान की सही अक्षांश स्थिति क्या हो सकती है। अक्षांश स्थिति पूछी गई है, यानी अक्षांश हमेशा कैसे हो सकते हैं, नॉर्थ और साउथ हो सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट तो देशांतर होते हैं। तो इसका मतलब अगर अक्षांश स्थिति पूछी है, किसी भी स्थान की अक्षांश स्थिति पूछी है, तो वो पूर्व और पश्चिम तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो नॉर्थ या साउथ होगी, या तो नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, साउथ लैटिट्यूड होगा। अच्छा, लैटिट्यूड कहां तक होते हैं, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री ध्रुवों तक होते हैं। 91 डिग्री तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी, 45 अंश दक्षिण। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक तो हो गई 0 डिग्री की, इसके बाद में 1 2 3 4। आप जानते हैं हर 111 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी, जिन्हें हम पैरेलल लाइंस या समानांतर रेखाएं भी कहते हैं, जो 0 डिग्री के समांतर होती हैं, यानी भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। साथ ही साथ 1 से लेकर के ऐसे ही नीचे तक अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी ध्रुवों तक, जो कि भूमध्य रेखा के समांतर है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, तो आप जानते हैं 1 डिग्री से शुरू करके और 89 डिग्री तक, तो 89 हो जाएंगे अक्षांश हमारे नॉर्थ वाले, 89 हो जाएंगे आपके साउथ वाले, और एक हो जाएगा आपका 0 डिग्री वाला भूमध्य रेखा। ठीक है ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे ये, तो 9 9 18 19 8 9 16 17 179 हो गए। 179 इसका सही उत्तर होगा। अब आप कहेंगे सर इसमें अपनी 89 क्यों लिए हैं, तो 89 इसलिए लिए क्योंकि जो 90 डिग्री वाला होता है वो बिंदु अक्षांश होता है। तो 90 डिग्री वाला होता है वो क्या होता है, बिंदु अक्षांश होता है, वो एक बिंदु की तरह है। ठीक है, वो सर्कल बनता ही नहीं है, तो 90 डिग्री वाले को इसलिए इसमें काउंट नहीं किया जाता। यहाँ पर भी बिंदु अक्षांश ही बनेगा, इसलिए काउंट नहीं किया। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, 179। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है। देखिए क्या है बृहत वृत्त। बृहत वृत्त का क्या मतलब होता है, ऐसा सर्कल जो पूरे गोलार्ध को 2 बराबर भागों में बांट देगा। जैसे मेरे पास में ये है जो है ग्लोब, धरती का मॉडल है ये। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो अगर हम देशांतर रेखाएं खींचते हैं तो वो भी इस धरती को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। हर एक देशांतर, चाहे वो 0 अंश लॉन्गिट्यूड और 180 वाला हो, चाहे फिर वो कोई सा भी देशांतर हो, सबके सब बराबर होते हैं, सभी ध्रुवों से गुजरते हैं। तो हर एक देशांतर वृत्त जो होता है वो एक, यानी हर एक लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, टोटल मिला करके पूरा सर्कल, तो वो क्या होता है, एक बृहत वृत्त होता है। इसी प्रकार हमारी 0 डिग्री वाली जो लाइन होती है यानी भूमध्य रेखा, वो भी इस गोले को 2 बराबर भागों में बांटती है, आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो सभी देशांतर रेखाएं यानी सभी देशांतर वृत्त और भूमध्य रेखा यानी 0 अंश अक्षांश, ये क्या हो जाते हैं, बृहद वृत्त होते हैं। ठीक है, इनके अलावा और कोई बृहद वृत्त नहीं होता। तो देखिए विषुवत रेखा ये बृहद वृत्त होती है। ठीक है, इनने पूछा नहीं है, तो ठीक है ये तो होती है। ठीक है, मुख्य देशांतर रेखा, तो देशांतर तो हर एक होता है। 60 अंश पूर्वी देशांतर, तो ये भी होगा क्योंकि देशांतर तो हर एक बृहद वृत्त होता है। आप समझ गए ना, 0 अंश भूमध्य, अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आता इतना याद रखो, 0 अंश देशांतर रेखा जो होती है, अक्षांश रेखा, वो भी हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और हर एक देशांतर भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए हर एक देशांतर भी बृहद वृत्त होगा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा भी बृहद वृत्त होगी। इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो इसमें और क्या दे रखा है, 60 अंश उत्तरी अक्षांश, ये 2 बराबर भागों में थोड़ी बांटेगा, तो यही इस ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में रिवाइज करके फिर से देखिएगा। ठीक है, चलिए, एक विमान 30 अंश उत्तरी अक्षांश 50 अंश पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है। देखिए फिर वही बात है, इसमें क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि एक विमान 30 अंश उत्तरी अक्षांश यानी 30 डिग्री नॉर्थ, ये अक्षांश हो गया, और 50 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी के विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है। यानी इनके विपरीत कौन सा, तो मैं आपको सिंपल फंडा बता देता हूं। अगर आपको विपरीत बिंदु निकालना है तो क्या करिए, नॉर्थ को तो आप साउथ में कन्वर्ट कर दीजिए, ओके, और जो आपका ईस्ट है उसे वेस्ट में कन्वर्ट करिए, वेस्ट को ईस्ट में कन्वर्ट करिए। साथ ही साथ ऐसा करने के साथ साथ उस दिए गए देशांतर को 180 में से माइनस भी करिए,
उसको माइनस कर दीजिए। जैसे ध्यान दो 30 डिग्री नॉर्थ है तो इसको कर देंगे हम 30 डिग्री साउथ, ठीक, और 50 डिग्री ईस्ट है तो इसको करेंगे ईस्ट की जगह पे हम क्या, वेस्ट, इसको कर देंगे वेस्ट, ठीक। अब 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, बचेंगे 130, तो 130, तो 30 एंड साउथ 130 डिग्री वेस्ट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ, अब आप ऐसे समझ लीजिए 30 डिग्री नॉर्थ 50 डिग्री ईस्ट का जो विपरीत बिंदु होगा, जो अपोजिट पॉइंट होगा वो क्या होगा 30 डिग्री साउथ और 130 डिग्री वेस्ट, ये होगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, वेस्ट यानी पश्चिमी देशांतर, तो 30 डिग्री साउथ और 130 पश्चिमी देशांतर, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर समझ में नहीं आती तो एक बार फिर से समझिएगा, ठीक। और मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा रखी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। अब आप ये क्या कह रहे हैं, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश पर, बढ़ते हुए अक्षांश का मतलब ये हुआ कि अगर हम 0 डिग्री पे खड़े हैं तो बढ़ते हुए अक्षांश का मतलब हुआ कि हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 10 20 30, यानी हम जैसे जैसे ऊपर ध्रुवों की ओर चलते जाएंगे तो ये कह रहे हैं दूसरे स्थान पर, बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, जो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। आप ध्यान दीजिएगा, ध्रुवों की ओर चलने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, जी का मान जो होता है वो बढ़ने लगता है, कब, जब हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, ठीक है ना। उच्च अक्षांशों पर चलने पर जी का मान बढ़ता है, इसलिए वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, तो ये गलत है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, हाँ ये सही है, पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, धरती की आकृति जियोइड है, ठीक है ना, भू आकृति है धरती की, तो कौन सा हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। 21 जून को सूर्य चमकता है सीधा सीधा कर्क रेखा पर, कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कब पड़ती हैं बेटा, 21 जून को पड़ती हैं, 21 जून को पड़ती हैं। 22 दिसंबर को कहां पड़ती हैं, मकर रेखा पर 23.5 डिग्री साउथ पे, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है, एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या होना चाहिए ऑप्शन, ऑप्शन है भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है, उत्तरी ध्रुव, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा इसका सही आंसर, यानी कि केवल 2 सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, जब सूरज चमकता है मकर रेखा पर लंबवत, तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। अब देखो, अगर सूर्य, देखिए हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमारी ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, यानी ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो अपना भारत कहां स्थित है, यहां पर स्थित है अपना भारत, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा, यानी 23.5 डिग्री साउथ पे यहां सूर्य सीधा चमकेगा, तो जाहिर सी बात है उत्तरी गोलार्ध में ठंड हो जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि उच्च दाब वायुदाब वाली पवनें, ठीक है, वो कहां उतरने लगेंगी, नीचे की तरफ आने लगेंगी, क्योंकि अब निम्न वायुदाब कहां पहुंच जाएगा, ITCZ खिसक चुका है हमारा, कहां पर, ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, समझिएगा, पढ़िएगा इसके बारे में क्या होता है। तो ये खिसक कर नीचे आ जाएगा, यानी उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं जो भूमध्य रेखा तक आती थी वो अब कहां पहुंचने लगेंगी, यहाँ मकर रेखा तक आने लगेंगी, और इस कंडीशन में ऊपरी उच्च वायुदाब वाली वायु राशियां नीचे भारत में भी एंटर कर जाएंगी। इससे क्या होगा, हमारे भारत में इधर से चलने वाली जो पछुआ पवनें होंगी, ठीक है, जो पछुआ पवन चल रही थी ऐसे करके, वो कहां एंटर कर जाएंगी, भारत में हिमालय के नीचे आ जाएंगी, यानी कि ये भारतवर्ष और ये हिमालय पर्वतमाला। तो जो पछुआ पवन जो ऊपर की तरफ चलती हैं, ठंडी पवनें ऊपर, इसके ऊपर जेट धाराएं चलती हैं जो उतरकर नीचे की तरफ आने लगेंगी यहाँ पर। इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तर पश्चिम की तरफ से, यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ से भारत में वायुदाब बढ़ने लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होगा, यही ऑप्शन सही है, ठीक है। ज्यादा समझ में नहीं आता है तो आप जैसे ध्यान है, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं इस समय कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। देखिए क्षोभ मंडल जो होता है ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अगर ये अपनी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वो कैसा होता है, वो ऐसा है, वायुमंडल पृथ्वी चारों ओर
क्षोभ मंडल जो पहली परत है वो ऐसा है, यानी ध्रुवों पर इसकी जो मोटाई है वो महज 8 किलोमीटर हो सकती है, कभी कभी और कम हो जाती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई यानी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो भूमध्य रेखा ने इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। अच्छा, क्यों अधिक है? बात दरअसल है कि क्यों अधिक है, इसलिए अधिक है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है वहां पर दोनों ओर से आने वाली व्यापारिक पवनें कन्वर्ज होती हैं। कन्वर्ज होने का मतलब भूमध्य रेखा के पास में, यहां ये भूमध्य रेखा है, अगर ये है अपनी भूमध्य रेखा पृथ्वी की, तो यहां पर इधर से आने वाली व्यापारिक पवनें जो अपने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाती हैं, ये आकर यहाँ कन्वर्ज होती हैं और कन्वर्ज होकर यानी कि आपस में मिलकर और बहुत ऊंचाई तक उठ के जाती हैं। इससे संवहन धारा उत्पन्न होती है और ये लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई तक चली जाती हैं, लेकिन ऐसा ध्रुवों पर नहीं होता। ठीक है ना? तो ये बात सही है कि भूमध्य रेखा, मैंने कारण भी बता दिया। आइए अब यहाँ पर हम कारण को पढ़ लेते हैं, इस कारण को यहाँ पढ़ते हैं। क्या कारण है? भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये सही बात है बिल्कुल, यानी ये भी हमारा स्टेटमेंट ये करेक्ट है। साथ ही साथ भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है जो यहाँ दे रखा है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर प्रबल संवहन धाराएं, जो व्यापारिक पवन है, जो संवहनी धाराएं उत्पन्न होती है, उनके टकराने से ऊपर तक हवाएं जाती हैं, उनके द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर इक्वेटर पर वायुमंडल की ऊंचाई क्षोभ मंडल की ज्यादा हो जाती है। ऊपर कथनों के संबंध में कथनों पर कौन सा सही है? तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं और कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है। भूमध्य रेखा जो है ये ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। कैसा? क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर? तो आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा क्षैतिज विभाजित करती है, तो क्षैतिज समान अर्ध भागों में, यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की जो कुल लंबाई है वो वास्तव में लगभग 40,076 किलोमीटर है। 40,076 किलोमीटर है। ठीक है, कहीं 75 भी दे रखी है, इसमें 40,000 के नजदीकी 40,000 है, तो सी ऑप्शन लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर 23.5 अंश आता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष, चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर, देखिए एक तो होता है पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष, अर्थात चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के दो होते हैं, भौगोलिक ध्रुव भी दो होते हैं। जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, धरती थोड़ी झुकी हुई है ना, तो ये हो गया इसका कौन सा अक्ष? भौगोलिक अक्ष। इसी के साथ एक होता है इसका चुंबकीय अक्ष, एक होता है चुंबकीय अक्ष, ये चुंबकीय अक्ष हो गया। तो एक तो होती है भौगोलिक भूमध्य रेखा और एक होती है भैया चुंबकीय भूमध्य रेखा, एक होती है चुंबकीय भूमध्य रेखा। दो भूमध्य रेखाएं होती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये ने क्या कहा है इस क्वेश्चन में? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के साथ 23.5 अंश पर आता है, ये गलत बात है, ये गलत है। ठीक है, लगभग 5 डिग्री का डिफरेंस है बस। अच्छा, उत्तरी, ये तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए पढ़िएगा इसको। मैंने जो बच्चे ने ऑफलाइन क्लास ली है हम मेरे से, उन्हें अच्छे से पता होगा। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप पर है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव जो है वो कनाडा में स्थित है, एक प्रायद्वीप पर। उस प्रायद्वीप का नाम क्या है? उस प्रायद्वीप का नाम है एलिस मेरे। एलिस मेरे नाम का एक प्रायद्वीप है जिसपे हमारे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का चुंबकीय अक्ष स्थित है। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में प्रायद्वीप पर स्थित है। ठीक है, कनाडा में पड़ता है, कनाडा टेरिटरी में एलिस मेरे प्रायद्वीप वहां पर पड़ता है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा, ये सही है बिल्कुल, हमारे भारत से होकर गुजरती है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा, भौगोलिक नहीं, चुंबकीय विषुवत रेखा कहां से गुजरती है। अब आपको ये समझना चाहिए कि चुंबकीय विषुवत रेखा क्या है, चुंबकीय अक्ष क्या होते हैं। ठीक है, चुंबकीय जो है अक्ष क्या है और भौगोलिक अक्ष क्या है, इन सब बातों को जानने के लिए आपको इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए। थुम्बा कहां पड़ता है? थुम्बा पड़ता है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहां पड़ता है? केरल में। तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम में पड़ता है थुम्बा। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता। देखो समान समय कहां होगा? समान समय वहां होता है जो स्थान एक ही देशांतर पर स्थित होते हैं, उनका समय समान चलता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, तो अब मान लो ये 0 डिग्री है,
देशांतर है, तो इसी पर जो जो स्थान स्थित होंगे, चाहे वो उत्तरी ध्रुव में हो चाहे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में हो चाहे उत्तरी गोलार्ध में, समान देशांतर पर स्थित होने चाहिए, तो उनमें समान समय चलेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये एक देशांतर है, ये एक देशांतर है। ठीक है, अब इस देशांतर पर कोई देश स्थित है, एक देश इस स्थान पर स्थित है, तो ये क्या है, इससे थोड़ा आगे है, पूर्व की तरफ है, तो इसका टाइम आगे रहेगा। और अगर कोई देशांतर इससे पीछे है, इसके पीछे है, ठीक है, तो उसका समय इसके पीछे चलेगा। अर्थात पश्चिमी गोलार्ध में या पश्चिमी देशांतरों पर समय पीछे चलता है, पूर्वी देशांतरों पर समय आगे चलता है, आप इतना तो जानते ही हैं। तो ये कह रहे हैं लंदन, लंदन यूके में पड़ता है। ठीक है, लिस्बन पुर्तगाल लंदन के नीचे ही पड़ता है। घाना की राजधानी अक्रा, घाना भी जस्ट नीचे पड़ता है। ये सब 0 डिग्री पे ही पड़ते हैं, ये सब लगभग 0 डिग्री पे पड़ते हैं, 0 डिग्री देशांतर पे पड़ते हैं। आप नक्शा देखेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन अदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है, ये पड़ता है भैया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पड़ता है, यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका पड़ता है, यहाँ इथियोपिया, इथियोपिया यहाँ पड़ेगा, इथियोपिया जो है वो इधर पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये तो सेम पर नहीं है, सेम अक्षांश पर ये नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इसका जो टाइम है, इसका जो टाइम है, देखना यहां से लाइन गुजरती है 0 डिग्री वाली। ठीक है, तो ये तीनों तो लगभग इसी लाइन में पड़ेंगे, लंदन, उसके नीचे पुर्तगाल पड़ता है, लिस्बन, अक्रा, घाना यहाँ पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पड़ रहा है, इधर। ठीक है, ये इधर पड़ रहा है, तो ये नहीं बन पाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला, ये लगभग 40 डिग्री पे पड़ता है, इथियोपिया पड़ेगा लगभग 40 डिग्री पर, और बाकी के सब ये लगभग 40 डिग्री पर पड़ेगा। ठीक, आप देखिएगा नक्शे में। आगे देखें 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित हैं। 0 डिग्री अक्षांश देखो, 0 डिग्री अक्षांश नहीं भूमध्य रेखा, और 0 अंश देशांतर रेखा कहाँ स्थित होगी, तो आप जानते हैं ये अफ्रीका के लगभग नीचे कॉर्नर पर काटते हैं, और ये अटलांटिक महासागर में ही पड़ेंगे। आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, नक्शे पर चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करते हुए दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। अच्छा, ये टाइम जोन दे रखे, टाइम जोन, समय क्षेत्र नहीं, टाइम जोन। देखो सबसे ज्यादा, एक क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट आता है पेपर में कि सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश में है, तो सबसे ज्यादा टाइम जोन है बेटा फ्रांस में 12। ठीक है, इसके बाद में फिर अमेरिका। देखो ए किससे मैच कर रहा है, 2 से, ए किससे मैच कर रहा है, 2 से, तो 2 सिर्फ कौन से वाले में दे रखा है, सी में, तो 2 सही है। फिर बी किससे करेगा, 1 से, बी किससे करेगा, 1 से। नहीं, अमेरिका में कितने हैं, 11 टाइम जोन है। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड, इंग्लैंड में कितने हैं, 9 है, अफ्रीका में कितने हैं, 4 है। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम जोन याद रखिए फ्रांस में है 12, फिर इसमें है जो है 11, 9 इंग्लैंड में है। आगे देखिए और अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या पीछे है। बिल्कुल मैंने अभी भी ये बात बताई थी इस क्वेश्चन में, यहां पर बताई थी आपको कि अगर कोई, जैसे मान लो ये ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो किसी 0 डिग्री देशांतर रेखा के पीछे अगर कोई देशांतर, उसका समय पीछे चलेगा, और आगे तो आगे चलेगा। एक देशांतर आगे बढ़ेंगे तो 4 मिनट का अंतर आता है। ठीक है, एक देशांतर आगे बढ़ेंगे, जैसे अगर 0 डिग्री पे 12 बजे हैं, 12 बजे हैं, तो 1 डिग्री पे 12:04 हो जाएंगी। ठीक है ना, 12:04 हो जाएंगी, इस तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन वही देखते हैं, वहीं पहुंचते हैं। ये रहा, तो कह रहे हैं क्यूबा, ग्रीस, इराक और कोस्टारिका और जापान, ये दे रखे हैं इन्होंने, कहा है ग्रीनविच माध्य समय से यानी जीएमटी से आगे से पीछे के क्रम में। अच्छा, जीएमटी से जो टाइम आगे चलता होगा, ठीक है ना, जिस समय, जिस क्षेत्र का टाइम, जिस जगह का टाइम जीएमटी से आगे चलता है, आगे कब चलेगा, जब वो 0 डिग्री के पूर्व में हो यानी पूर्वी गोलार्ध में हो, और पीछे कब चलेगा, जब वो पश्चिमी गोलार्ध में हो। ठीक है, तो आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। कौन सा पूछा है इसमें, आगे से पीछे की ओर, आगे से पीछे यानी टाइम आगे किसका रहेगा, पीछे किसका रहेगा। तो सबसे आगे किसका रहेगा इनमें से, क्यूबा, इराक, ग्रीस, कोस्टारिका, जापान। तो देखो जापान सबसे आगे पड़ेगा। आप जानते हैं 0 डिग्री हमारे भारत से भी जस्ट आगे जापान है। हमारा भारत जो है वो 82.5 डिग्री तो भारत का समय माना जाता है, 82.5 पे, उससे भी आगे जापान का टाइम आता है। ठीक है, 90 के ऊपर चले गए अब हम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जापान का समय सबसे आगे चलेगा। तो सबसे पहले आएगा जापान, 5 वाला पॉइंट सबसे पहले आएगा। 5 वाला पॉइंट देखो ए में दे रखा है। अब आप लगा लीजिएगा बाकियों को, अब आप लगा लीजिएगा बाकियों को, इनकी सिचुएशन क्या है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 देशांतर रेखा का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 देशांतर का अंतर, देखो 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, एक देशांतर से कितना अंतर आता है, 4 मिनट का, एक देशांतर से आता है 4 मिनट का अंतर। तो 90 से कितना आएगा, 9 चौका 36, 360
मिनट का आएगा, 360 मिनट। 360 मिनट का मतलब हो गया बेटा 6 घंटे, ठीक है ना, 6 घंटे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दो क्रमागत देशांतरों 91 डिग्री पूर्वी और 92 डिग्री पूर्वी, 91 यानी ध्रुवों पर पूछा है, ध्रुवों पर दो क्रमागत देशांतरों। अच्छा, ध्रुवों पर दो क्रमागत देशांतरों 91 पूर्वी और 92 दोनों पूर्वी हैं, के बीच की दूरी क्या हुई है? ध्रुवों पर दूरी 0 किलोमीटर होती है, ध्रुवों पर देशांतरों की दूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। और 91 92 देशांतर ही हो सकते हैं, अक्षांश तो हो ही नहीं सकते। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा दूरी होती है 111 किलोमीटर पॉइंट लगभग 63 के समथिंग और होती है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, थिम्पू कहां स्थित है? थिम्पू भूटान की राजधानी है, का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए। देखो भैया 90 डिग्री पूर्व, तो ध्यान दो इधर, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री, ओके 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे बसा हुआ है भूटान, ठीक है। जब ग्रीनविच यानी 0 डिग्री पर, ये रहा 0 डिग्री, जब 0 डिग्री पर और 90 डिग्री में कितना फर्क है ये पूछा जा रहा है। दोपहर 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं यहाँ, तो 90 डिग्री पूरब में कितने बजे होंगे? तो आप जानते हो पूरब का समय आगे चलता है, पश्चिम का समय पीछे चलता है। कितना अंतर आता है समय में? 1 डिग्री से 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। तो 90 गुणा 4, वही सेम टू सेम, 9 चौका 36, 360 मिनट का अंतर आएगा, यानी 360 मिनट आगे चल रहा होगा, मतलब 6 घंटा आगे चल रहा होगा समय। तो अगर यहाँ बजे हैं दोपहर के 12, ग्रीनविच पे यानी लंदन में बजे हैं दोपहर के 12, तो भूटान में बज रहे होंगे उस समय शाम के 6, शाम के 6 मतलब 6 PM। 6 PM कौन सा सही है? 6 PM पहला ही सही है, 6 PM। ये भी देख लेना है, इसमें 6 AM भी दे रखा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 90 डिग्री वेस्ट पे होगा 6 AM, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, ग्रीनविच से, ग्रीनविच का मतलब हुआ लंदन से, ठीक है। एक तार भेजे 0 डिग्री से, ग्रीनविच का मतलब हुआ बेटा 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर से, एक तार से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लग गया। अच्छा 12 मिनट और लग गए, तो 12 बज के 12 मिनट हो गए, ठीक है, तो हो गए 12 बज के 12 मिनट, ठीक है। 12 मिनट के 12 मिनट में वो निकल गया तार वहां से, ठीक है। वह एक नगर में शाम 6 बजे पहुंचा, यानी वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उस समय शाम के 6 बज रहे थे। वहां कितने बज रहे थे उस समय? शाम के 6, ठीक है ना। 6 अगर बज रहे थे, वो भी क्या 6 बजे, शाम के 6 मतलब 6 PM हो गए। तो इसका मतलब अगर समय यहां से आगे चल रहा है, ये आगे चल रहा है ना, कितना आगे चल रहा है? ये चल रहा है आगे 5 घंटा और 48 मिनट, इतना आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है? 5 घंटे 48 मिनट आगे चल रहा है ये समय, ठीक है ना, प्लस चल रहा है, यानी पूरब में होगा। पहली बात तो ये जगह कहाँ होगी? पूरब में होगी, तभी तो आगे चल रहा है। इसको हम लिख सकते हैं प्लस 5 घंटे मतलब 5 छक्के 30, 348 मिनट हो गई है, 348 मिनट आगे चल रहा है। 348 मिनट आगे का मतलब आप जानते हैं 1 डिग्री का अंतर तब आता है जब 4 मिनट समय आगे चल रहा हो। जैसे कि 12 बज रहे हैं अगर 0 डिग्री पे, तो 1 डिग्री पे 12 बज के 4 मिनट हो रही होंगी, 2 डिग्री पे पूरब में 12 बज के 8 मिनट हो रही होंगी, 3 डिग्री पे 12 बज के 12 मिनट हो रही होंगी, ऐसे ही। तो 348 मिनट आगे जाने में कितना डिग्री आगे जाना पड़ेगा? तो 348 को भाग देंगे हम कितने का? पहली बात तो ईस्ट देशांतर आएगा ये, ठीक है ना, तो कितने का भाग देंगे? 4 का, 4 का भाग देंगे तो 4 8 32, 4 7 28, 87 डिग्री। कौन सा? ईस्ट, ये उत्तर आएगा इसका, 87 डिग्री ईस्ट, ठीक है। समझ आई बात? नहीं समझ आया? गणित है थोड़ा सा, समझ में तो तब आएगा ना जब मेहनत करके इसको पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी बस, ठीक है। मैंने सभी जो विद्यार्थी हैं जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ने आए, उनको सब कुछ मैंने आई थिंक पूरी तरह समझाया था। ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैंने बनाया है, सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन है, एक विमान 30 अंश उत्तरी अक्षांश 50 अंश पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है। लो जी, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, और पृथ्वी के विपरीत सिरे पर उतरता है, तो वो कहां उतरेगा? देखो फिर वही विपरीत सिरा पूछा है। किसका विपरीत सिरा पूछा है? 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्व, 50 डिग्री ईस्ट। तो मैंने कैसे बताया था विपरीत कैसे निकालेंगे? नॉर्थ को साउथ कर देंगे, 30 को 30 ही रहने, नॉर्थ को साउथ कर देंगे। 50 180 में से 50 घटाएंगे तो बचेंगे 130, और ईस्ट को क्या कर देंगे? वेस्ट। ये हो जाता है विपरीत। बस इतना सा काम करना होता है। दोबारा से रिपीट करके देखिए, पहले भी मैंने आज के सेशन में ये बात बताई है। तो 30 साउथ 130 वेस्ट, कहाँ है? देखो वेस्ट तो लिखे ही नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला सही है, 30 साउथ 130 वेस्ट, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है,
जब IST याम्योत्तर, IST नहीं, IST का मतलब है ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री, ठीक है ना। चलो, तो IST याम्योत्तर यानी मेरिडियन पर, प्राइम मेरिडियन जिसको बोले हैं, पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे हैं। यानी जब दोपहर हो चुका है, यानी 0 डिग्री पे, जब 0 डिग्री पर जब 12 बज रहे हैं दिन के, तो उस तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय पी रहे हैं। अच्छा, सुबह 6 बजे की, यानी वहां सवेरे के 6 बज रहे हैं अभी, जबकि यहाँ दिन के 12 बज चुके हैं। तो मतलब 0 डिग्री से पीछे चल रहा है ये टाइम, तो पीछे होगा, ये पीछे किसी देशांतर पे होगा, ठीक है वो। और ये कितना पीछे है, अगर 6 बज रहे हैं तो 12 बजने से 6 बजने में कितना अंतर आ जाएगा, 6 घंटे का अंतर आ जाएगा, यानी 6 घंटा पीछे चल रहा है टाइम, तो जरूर वेस्ट होगा। पहली बात तो वेस्ट होगा, तो ईस्ट वाले तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ठीक। अब वेस्ट होगा, कितने डिग्री वेस्ट होगा, तो कितना पीछे चल रहा है वो टाइम, सुबह 6 बजे की चाय पीते तो 6 घंटा भी चल रहा है। 6 घंटे का मतलब क्या हुआ बेटा, 360 मिनट, 360 मिनट, ठीक है ना। अब कितने डिग्री पीछे चल रहा होगा, तो इसमें कितने का भाग देंगे, 4 का, ठीक है। क्यों देंगे 4 का भाग, क्योंकि 1 डिग्री का अंतर आता है 4 मिनट से, तो 4 से कट जाएगा 90 बार, तो 90 डिग्री वेस्ट हो गया, 90 डिग्री वेस्ट। कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन। चलिए अगला देखिए। बस ये इतने क्वेश्चन थे आज के लिए। धन्यवाद आप सभी का, आप सबने इतना समय दिया, थैंक यू। और ऐसे ही कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ मैं अगली फिर एक और क्विक रिवीजन की क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।